हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक नंबर 2, दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 99 और 100 रीड कर लेना है एनसीईआरटी में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज़। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना दिया हुआ है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कोई दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का क्या डिस्टेंस है। तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर लेंथ आ गया डीएनए डबल हेलिक्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा था देन डायमेंशन ऑफ अ न्यूक्लियस। अब आखिरकार डीएनए को रहना तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, बहुत ही कम होता है। अब उसके अंदर रहना है डीएनए को, इसीलिए डीएनए का पैकेजिंग का ज़रूरत पड़ा। अब देखो, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ये सब क्वेश्चन भी करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा है इफ़ लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए, लेंथ दिया हुआ है किसका, ई कोलाई डीएनए का दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है 1.36 mm। पूछा है कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई। तो यहाँ पर अब बेस पेयर पूछा है, नंबर ऑफ बेस पेयर, तो बेस पेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर हो जाएगा लेंथ जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाई लेंथ बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। ये लेंथ अपने को 1.36 दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई कॉन्सिक्यूटिव के बीच में 3.4 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर आ गया। इतना बेस पेयर होगा उसमें। ये सब भी क्वेश्चन बनाना चाहिए, बहुत बार पूछ लेता है। अब हम देखते हैं पैकेजिंग इसमें प्रोकैरियोट्स में। देखिए पहला पॉइंट कहता है दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। इसके पास जो होता है न्यूक्लियस वो कैसा होता है, डिफाइंड नहीं होता है। डिफाइंड नहीं कहने का मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसे ही कहीं भी स्कैटर नहीं कर रहा होता है। डीएनए हमें पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, और अगर इसके सामने कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा और साथ में चिपक कर रहेगा। इसीलिए डीएनए जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन से अटैच रहता है। और कहाँ पे अटैच रहता है, न्यूक्लियोइड में। कहाँ पे, न्यूक्लियोइड में, ये रीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो देखिए सेकंड पॉइंट वही कह रहा है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन, और वो प्रोटीन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। ठीक है। अब देखो डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाई प्रोटीन। अब ये एक नहीं रहता है, ऐसा ही बहुत सारा बना हुआ रहता है। अब ये बहुत सारा डीएनए जो है वो जुड़ा हुआ है प्रोटीन से, और जुड़ कर एक लूप बना देता है। लूप के फॉर्म में ये दिखता है, कहाँ पे दिखता है, न्यूक्लियोइड के अंदर में। ठीक है। अब हम देखते हैं यूकैरियोट्स में कैसे होता है। देखो यूकैरियोट्स में पहला ही पॉइंट है कि ये मच मोर कॉम्प्लेक्स। हम भी जानते हैं कि यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर रहता है, तो इसमें कोई भी फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन यही सेम प्रोसीजर यहाँ भी चलेगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो डीएनए को पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से अटैच कराया जाएगा, बस यहाँ पे प्रोटीन अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। ये सब याद रखना है, एक तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, सेकेंड ये बेसिक प्रोटीन इज प्रेजेंट कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है कि हिस्टोन का क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन का सबसे पहला तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, साथ ही में ये बेसिक प्रोटीन है। ये जो बेसिक प्रोटीन है ये कैसे है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बेसिक अमाइनो एसिड होता है, बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, और वो कौन होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड होता है, यही दोनों के चलते ये जो प्रोटीन है वो बेसिक होता है। वही मैंने पॉइंट्स में लिखा है
हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स, और वो कौन है? आर्जिनिन एंड लाइसिन। इसको एकदम याद रखना है, ये नीट में बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके चलते हिस्टोन बेसिक होता है। ठीक है, अब देखो बोथ अमाइनो एसिड, ये दोनों जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू है वो कैरी करता है क्या? पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स। जब भी हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं उसके साइड चेन्स होते हैं एन और सी। उस साइड चेन्स में जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब वो पॉजिटिव अमाइनो एसिड बनेगा, और जिसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा वो नेगेटिव अमाइनो एसिड बनेगा। देखो, प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज विथ चार्ज साइड चेन्स। अब किसी भी प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड है और वो अमाइनो एसिड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पे डिपेंड करता है कि आगे जो प्रोटीन बनेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये सारा डिपेंड कर रहा है अमाइनो एसिड पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। होता क्या है कि ये हिस्टोन जो होता है ना, 8 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। क्या बनाता है? हिस्टोन ऑक्टामर। ये देखो, ये ऑक्टामर का आउटर मोस्ट है, ये सब क्या है? हिस्टोन है। अब ये 4 आगे है, ऐसा ही सेम 4 पीछे रहेगा, तो ये 8 मॉलिक्यूल का मिलकर क्या बना लेता है? हिस्टोन ऑक्टामर बना लेता है। अभी इसमें देखो सारा तो हिस्टोन ही है, इसका मतलब ये पूरा ऑक्टामर भी कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसमें क्या होता है? सारा पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट पे आ जाता है। अब इसी आउटर मोस्ट पे जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो डीएनए फिर आकर के रैप कर जाता है। ठीक है, डीएनए रैप हो जाता है, फिर एक और हिस्टोन से डीएनए के एंड्स पे उसको बंद कर देते हैं, जो कि H1 हिस्टोन रहता है। क्या रहता है? H1 हिस्टोन रहता है, जिससे उसको बंद करते हैं। H1 हिस्टोन से बंद कर देते हैं। देखो यही मैंने यहाँ बनाया है, डीएनए है ये क्या है? ये डीएनए है, ये नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये रैप्ड होता है। पॉजिटिव चार्जेस आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड द ऑक्टामर, जैसा कि इस डायग्राम में पता चल रहा है। अब देखो, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम यूनिट ऑफ पैकेजिंग। जब ये पूरा इसके ऊपर लग जाता है तो ये पूरे को क्या कहते हैं? एक साथ मिलाकर इसे कहेंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, और यही क्या होता है? यूनिट ऑफ पैकेजिंग है। मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, सह लेना। न्यूक्लियोसोम यूनिट ऑफ पैकेजिंग। अब देखो, एक टिपिकल नॉर्मल न्यूक्लियोसोम जो होता है वो कंस्टिट्यूट करता है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोसोम है ऊपर में, इसमें कितना होगा? एक टिपिकली देखा जाए तो 200 बेस पेयर रखता है। कितना? 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब अगर इसी में आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए तो एक टिपिकल या नॉर्मल न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए हेलिक्स रहता है या फिर कितना डीएनए का टर्न रहता है? तो ये हमें पता है कि एक टर्न में डीएनए का एक टर्न में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है। इसका मतलब अगर हम 200/10 कर दें तो अपने पास आता है 20 टर्न रहेगा। 20 टर्न इसका डीएनए का, 20 टर्न होगा डीएनए का, तभी ना 200 बेस पेयर आएगा एक न्यूक्लियोसोम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ एक टर्म आया क्रोमैटिन। एक्चुअली क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्टैंड या फिर कलर्ड बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस। ये फाइबर होता है, फिब्रस मटेरियल होता है क्रोमैटिन का, फिब्रस मटेरियल होता है, फिब्रस होता है, और साथ ही साथ में जब इसको स्टेन करते हैं ना तो ये कलर्ड दिखाई देता है, कलर्ड दिखता है, और ये क्या कंस्टिट्यूट करता है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये ऐसा दिखेगा, ये क्या है? ये फाइबर है थ्रेड की तरह, और इस पे न्यूक्लियोसोम इस तरीके से लगा हुआ रहता है। न्यूक्लियोसोम इस तरीके से लगा हुआ होता है, और न्यूक्लियोसोम के ऊपर मैंने दिखाया इस तरीके से रहता है।
तो ये ऐसा दिखता है ना जैसे कि रस्सी पे बीड्स लटका हुआ है, इसी को बोला जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखता है। न्यूक्लियोसोम्स, ये सारा क्या है, ये सारा न्यूक्लियोसोम्स है, न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपको क्रोमैटिन, CHROMATIN, ये पूरा क्रोमैटिन है। आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसा लग रहा है कि ये बीड्स ऑन एक स्ट्रिंग पे बहुत सारा बीड्स लटका हुआ है। जब भी हम देखते हैं, कब, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ बीड्स, कितना बीड्स रहेगा, या फिर कह लो ये जो भी बीड्स है वो न्यूक्लियोसोम्स ही तो है, प्रेजेंट इन अ मेमेलियन सेल आर, एक मेमेलियन सेल में कितना बीड्स आपको प्रेजेंट रहेगा। ये भी आपका NCERT में पूछा गया है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। देखो तो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ बीट्स कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होता है, डिवाइडेड बाई, एक में, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है, ह्यूमन में 6.6 इंटू 10⁻9 होता है। अब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में कितना है, 200 है, तो जब इसे डिवाइड किए तो हमें मिला 3.3 इंटू 10⁻7, ये जो आया ये इतना न्यूक्लियोसोम्स आया, अप्रॉक्सीमेटली इतना आया, ठीक है। क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, एग्जैक्ट नंबर इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड। क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये 200 ही रहेगा ये कंफर्म नहीं है। और दूसरी बात, ये मैमल्स में पूछा, तो सारे मैमल्स में 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये तो ह्यूमन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल, तब हम बता पाएंगे कि उसमें 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स होगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्रोमैटिन वाला है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन, ये देखो क्रोमैटिन में क्या होता है, बीड्स लगा हुआ रहता है जैसे स्ट्रिंग पे, वैसा दिखता है। जब उसको फिर पैक किया जाता है तो पैक करने के बाद वो क्रोमैटिन फाइबर बनता है, फिर उसको और भी पैक किया जाता है, फर्दर कॉइलिंग किया जाता है और कंडेंस किया जाता है, कहाँ पे, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में जा करके रोक दिया जाता है, कंडेंस कर दिया जाता है पूरे तरीके से, तब जा करके वो क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो इसको याद रखना, ये जो प्रोसेस है इसको याद रखना है कि पहले बीड्स को क्या करते हैं, ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन, उसको पैक किए तो क्रोमैटिन फाइबर बन गया, फिर उसको फर्दर कॉइलिंग किए और कंडेंस करा दिए मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन पे, तो क्रोमोसोम बन गया। अब हम बात करते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के बारे में। देखिए जब भी हम क्रोमैटिन को हायर लेवल पर जा कर के और भी पैकिंग करना चाहें, तब हमें और भी ज़्यादा प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है। ये वही प्रोटीन है, कलेक्शन ऑफ एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल। तो उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, NHC, या फिर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है यू क्रोमैटिन, एक होता है यू क्रोमैटिन, और दूसरा है हेट्रोक्रोमैटिन, दूसरा है हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन से जो होता है ये लूजली पैक्ड होता है, ये सब याद रखना है, लूजली पैक्ड होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड होता है। और ये सेकेंड पॉइंट, जब इसका स्टेनिंग करते हैं, जब भी हम लोग क्रोमैटिन का स्टेनिंग करते हैं, तो जो यू क्रोमैटिन का रीजन रहता है वो स्टेन लाइट, मतलब लाइट कलर का दिखता है, और ये डार्क कलर का दिखता है। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है वो डार्क कलर का दिखता है। फिर यू क्रोमैटिन रीजन जो होता है ना क्रोमैटिन में, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और ये हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो ये दो डिफरेंस हो गया यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच में। तो इसको याद रखना है कि कौन कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक
ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।